नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण मॉडल, जिसके अंदर हम करेंगे कंटेंट पीवाईक्यूज और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। पोलर सेल, हेडली सेल, फेरल सेल सभी के सभी हम करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एक कोशिकीय जो मॉडल था, हमारा परिसंचरण मॉडल था, उसके अंदर हमें बताया गया था कि हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है और कोरिलेसिबल जो है वो प्रभावी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी हमारी क्या है, तेजी से घूर्णन करती है। उन्होंने बताया है कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है और उन्होंने बताया कि कोरिलेसिबल भी यहाँ पे प्रभावी है और तापीय अंतर भी जटिल है, यानी कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये तीनों बातों का हमें को ध्यान रखना है और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। तो फेरल मोदे ने ये 1856 में यह मॉडल का प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया था कि जो एक कोशिकीय परि मॉडल है, एक कोशिकीय परिसंचरण मॉडल जो है वो इसकी संपूर्ण तरीके से व्याख्या नहीं करता है, जो भूमंडल के वायु तंत्र की व्याख्या नहीं करता है। उन्होंने बताया इस बात का। और उनके अनुसार क्या है, फिर उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो उष्णकटिबंधीय है और ध्रुवीय कोशिकाएं हमारी दोनों जो भूमध्य रेखा पर है और जो जिसे हम उष्णकटिबंधीय जो कोशिका बोलते हैं और ध्रुवों पे है जो हमारी कोशिका, उनके मध्य एक कोशिका पाई जाती है जिनको उन्होंने अपना नाम दिया फेरल कोशिका, यानी कि फेरल सेल। और उन्हें हिंदी में बोलते हैं हम मध्यवर्ती मध्य अक्षांशीय तापीय अप्रत्यक्ष संचरण कोशिका। ठीक है, और उन्होंने इस कोशिका का नाम रखा है फेरल। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और यह कोशिका 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक हमें दोनों अक्षांशों में मिलती है। यहाँ पे 60 कर लेना, ठीक है, देखने को मिलते हैं। आगे हम डायग्राम में अच्छे तरीके से समझते हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम इसका। डायग्राम में हम देखते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, और ये इस दोनों गोलार्धों में हमें देखने को मिलती है कौन सी, हेडले सेल, क्योंकि हेडले महोदय ने हमको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जैसे कि भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में अक्षांशों में हमें देखने को मिलते हैं, दोनों गोलार्धों में हेडली सेल। और फिर बाद में आती है हमारी फेरल कोशिका, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में क्या एक सेल है, उसको हम बोलते हैं फेरल कोशिका या फेरल सेल, दोनों गोलार्धों में। और फिर उसके बाद में 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ पे हमें देखने को मिलती है ध्रुवीय सेल। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारी हेडली सेल है वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या इसके अंदर होते हैं। तो जॉर्ज हेडली ने बताया था 1735 में, जॉर्ज हेडली ने 1735 में क्या क्या हेडली सेल के बारे में बताया। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये हेडली सेल पाई जाती है। उन्होंने बताया था यहाँ से क्या होता है, गर्म हवाएं उठती है और वो ध्रुव की ओर जाती है और फिर ITCZ का निर्माण करती है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई थी, ध्रुव की वजह से जाएगी 30 डिग्री पर और यहाँ पे 30 डिग्री पे आगे यहाँ पे नीचे उतरती है और फिर वापस क्या है, यहाँ पे उच्च दाब हो जाता है 30 डिग्री पर, और यहाँ पे फिर हमें भूमध्य रेखा पर निम्न दाब है, तो हवाएं हमारे नीचे से ऐसे चलती है। तो ये अपना एक सेल कंप्लीट करते हैं। इस सेल का नाम है हेडली सेल। ठीक है, उपोषण उच्च दाब पेटिका ये निर्माण हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री पर, जैसे हवा नीचे उतरेगी। और उसके बाद में फिर क्या होगा, भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होती है और जिसके कारण व्यापारिक पवनें चलती है। व्यापारिक पवनें किसकी कारण चलती है, जैसे ही हमारी यहाँ से वायु ऊपर उठेगी और वायु ऊपर उठ के फिर यहाँ पे 30 डिग्री पर हम देखते हैं, अक्षांश पर हम देखते हैं कि नीचे उतरेगी और नीचे उतरकर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमें उच्च वायु दाब और यहाँ पे निम्न वायु दाब, और ये जो पवनें वापस यहाँ पे चल के आएगी ना, उनको हम बोलेंगे व्यापारिक पवनें, यानी कि ट्रेड विंड्स। ठीक है, इन बात का हमको ध्यान में रखना है। और ये 30 डिग्री अक्षांश पर उच्च दाब क्षेत्र एवं मरुस्थल पाए जाते हैं। ये हमको देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, फिर हमें उच्च वायु दाब मिलेगा और मरुस्थल देखने को मिलेंगे, जैसे कि सारा मरुस्थल हमें यहीं पे देखने को मिलता है। इस बात का हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से देख लेते हैं। क्या होता है कि हेडली सेल में क्या होगा, भूमध्य रेखा पर क्या होगी, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी और फिर वापस वो 30 डिग्री अक्षांश पर नीचे उतरेगी और ऐसे एक सेल कंप्लीट हो जाएगा हमारा, वो वापस आएगी और यहाँ पे ITCZ का निर्माण होगा। जैसे हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के जो ध्रुवों की और जैसे 30 डिग्री पर जाके नीचे बैठेगी ना, वो जो जा रही है ना, उसको हम बोलेंगे ITCZ। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। और जैसे ही वो नीचे हो गए तो यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं, सारा मरुस्थल पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सेल, यानी कि 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, जिसे हम फेरल सेल बोलते हैं। ठीक है, ये 1856 में फेरल महोदय ने ये बताया था। एक माध्यमिक अप्रत्यक्ष कोशिका है ये जैसे ही 30 डिग्री से हवा ध्रुवों की ओर जाती है, यहाँ से भी क्या है, यहाँ से हमने पीछे देखा जो हेडली सेल में, इधर भी आ रही है हवा और उधर भी जा रही है ऊपर उठ के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही हवा ध्रुवों की ओर जाएगी तो कोरिलेसिबल क्या है, प्रभावी हो जाएगा। जैसे कोरिलेसिबल प्रभावी होगा
तो ये जो हवा का निर्माण करेगा पश्चिमी पवने का ये क्या है निर्माण कर देगा, और ये फिर 60 डिग्री पर जाकर क्या हो जाएगी, जाकर वापस हवाएं क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। 60 डिग्री पर हवा ऊपर उठ जाएगी, और वहां पे जैसे हवा ऊपर उठेगी तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपध्रुवीय निम्न क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा वायुदाब है क्या कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हवाएं ऊपर उठ जाएगी, और जैसे यहाँ पे ऊपर उठ के फिर वापस किसकी ओर आएगी, 30 डिग्री की ओर हमें देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या है, एक सेल कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और जिस सेल का नाम है फेरल सेल, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, पश्चिमी पवने चलेगी। कारण देखो, पश्चिमी पवने चलेगी, समशीतोष्ण क्षेत्र में चक्रवात और परिवर्तनशील मौसम हमें देखने को मिलेगा। इस सेल में इतना ही काम होता है हमारा। ठीक है, दोबारा से हमको इसको रिपीट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री से हवा क्या है, ध्रुवों की ओर चलेगी, फिर ध्रुवों की ओर चलेगी तो कोरियोलिस बल क्या प्रभावी हो जाएगा, और पश्चिमी पवने बनेगी यहाँ पे। ठीक है, पश्चिमी पवने बन जाएगी, और फिर 60 डिग्री पर हवाएं क्या करेगी, ऊपर उठेगी। जैसे ही हवाएं ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठकर क्या है, यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं, जो ध्रुवीय सेल है हमारी 60 डिग्री से लेकर 90 अक्षांश पर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ऊपर पोलर जो सेल है हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या ध्रुव पर अत्यधिक ज्यादा ठंड होती है, और ठंडी हवाएं क्या होगी, यहाँ पे हवा क्या है, यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठते क्या उच्च दाब क्षेत्र बन जाएगा, और सतह पर जैसे कि जो 60 डिग्री की ओर जाती है, जैसे कि सतह पर हवा क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री और जाएगी तो क्या हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी यहाँ पे सारी की सारी। ठीक है, और जैसे ही हवा यहाँ से फिर जो 60 डिग्री की ओर जाएगी तो हवा क्या करेगी, ऊपर उठकर कोशिका को कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, यहाँ से फिर वापस ऊपर उठेगी तो कोशिका को क्या कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, इसे ध्रुवीय पवने हम इसको बोलेंगे। यहाँ से वापस आएगी जो पवने, उनको हम ध्रुवीय पवने बोलेंगे। ठीक है, इस बात का कारण क्या है, ध्रुवीय पवने वेस्टर्लीज जो पोलर वेस्टर्लीज का निर्माण करेगी, और 60 डिग्री अक्षांश पर निम्न दाब क्षेत्र और चक्रवात हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो कोरियोलिस बल है वो कैसे प्रभावी है। अभी कोरियोलिस बल क्या करेगा, उत्तरी गोलार्ध में जो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, हवा को दाईं ओर मोड़ देगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को बाईं ओर मोड़ने का कारण है हमारे कोरियोलिस बल का। ठीक है, इसके अंदर वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स और पोलर वेस्टर्लीज अलग अलग दिशाओं में चलने लगती है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मार्च 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, त्रिकोशिकीय यानी कि 3 कोशिकीय वाले परिसंचरण मॉडल जो भी हम पढ़ के आए हैं, हैडली कोशिका को चलाने वाले ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस द्वारा जो क्या ऊर्जा प्रदान होती है। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो ऊर्जा है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो कोरियोलिस बल के निर्गमन से, तो ऐसा तो कोरियोलिस बल से उसको नहीं मिलती है। वेस्टर्लीज से ऊर्जा नहीं, उसको वेस्टर्लीज से भी ऊर्जा नहीं मिलती है। और इसके अंदर क्या बताया गया है, उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब वाले कोशिका से डोल्ड्रम के हस्तक्षेप ऊर्जा से नहीं, उससे भी नहीं मिलती है। कपासी वर्षा मेघ के निर्माण द्वारा उसे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम इसमें देखते हैं कैसे। इसने पूछा है कि जो हमारी हेडली कोशिका है, यानी कि ये वाली, ये इसके अंदर क्या होता है, अत्यधिक तापमान होता है, और अत्यधिक तापमान होने के कारण यहाँ पे क्या है कि जो हवा में नमी अधिक होगी, और फिर वो ऊपर जाके क्या है, वो जैसे जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे क्या है, संघनन की प्रोसेस होगी, और संघनन की प्रोसेस होगी तो वहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन के बाद फिर क्या है, बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। बारिश होगी तो वहाँ पे क्या है कि जो बादलों के कारण जो बारिश होगी, जो कन्वर्ट होगी, उसके अंदर लेटेंट हीट क्या होगी, फिर निकलेगी, जिसके कारण क्या होगी, इस जो सेल को है एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। तो इसलिए जो हमारा आंसर है ये डी होगा इसका आंसर। जो गुप्त उष्मा है हमको वो प्रदान होगी हमें कपासी बादलों से। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जून 2015 का हमारा जो क्वेश्चन है, जॉर्ज हेडली द्वारा प्रतिपादन सिंगल सेल यानी कि जो एक कोशिकीय हमारा परिसंचरण मॉडल था, उसके अंदर पूछा गया अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उन्हें पूछा गया क्या है। तो इसमें पहला कारण ये है पृथ्वी का घूर्णन। तो उन्होंने तो पहले ही बता दिया कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है, तो ये कारण बिल्कुल नहीं है। जेट
स्ट्रीम ये बिल्कुल नहीं होगा विषुवत रेखा पर, अवतरण ये भी नहीं है, जो इक्वेटर सब्सटेंस बिल्कुल इसके अंदर ऐसा भी नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच तापमान में अंतर, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बताई थी, जो हम यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक साइकिल बनाई थी यहाँ से, ठीक है। उस साइकिल के जो साइकिल के बारे में बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब होगा और वहां पे क्या है, उच्च वायुदाब होगा, जिसके कारण क्या है, हमारी पवनें चलेगी। बस टेम्परेचर का ही उन्होंने इवोल्यूशन बताया था सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यही कारण था हमारा, तो इसका ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं, ओके थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम, अगर आपको इस चीज़ की हमें PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ज्योग्राफी पॉइंट नेट GRF। थैंक यू वेरी मच।